आज हम बात करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के उन कदमों की जिनके जरिए उन्होंने इंडिया के गांव यानी कंट्री साइड पर अपना पूरा कंट्रोल जमा लिया था। कंपनी ने सिर्फ बिजनेस नहीं किया बल्कि एक प्रॉपर हुकूमत चलाई और उस हुकूमत का सबसे पहला स्टेप था जमीन और किसानों के ऊपर कंट्रोल। चलिए इस चैप्टर को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लोर करते हैं। On 12 August 1765, the Mughal Emperor appointed the East India Company as the Diwan of Bengal. 1765 का एक इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट जब मुगल एम्पीरियर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवानी राइट्स दे दिया। अब कंपनी सिर्फ एक ट्रेडर नहीं रही, वो बंगाल के रेवेन्यू, सिविल और लीगल अफेयर्स की जिम्मेदार बन गई है। कंपनी के हाथ में पैसा आ गया और पैसा मतलब पावर, लेकिन कंपनी के पास पैसा संभालने का कोई अनुभव नहीं था। उनका मकसद था ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना, चाहे उसके लिए किसानों की जिंदगी क्यों ना बर्बाद हो जाए। As Diwan, the company became the chief financial administrator of the territory under its control. दीवान बनने के बाद कंपनी ने अपना फोकस लगाया लगान, टैक्स रेवेन्यू वसूली पर। किसानों से पैसा लेना था, लेकिन समस्या ये थी कि ब्रिटिश को इंडियन एग्रीकल्चर का नॉलेज ही नहीं था। उन्होंने सोचा अगर ज्यादा लगान लोगे तो ज्यादा पैसे मिलेंगे, लेकिन जब फसल बर्बाद हो गई तो किसानों के पास पैसे ही नहीं थे। और इन सब का रिजल्ट क्या निकला? बंगाल में अकाल पड़ा। 1770 में एक ऐसी भूखमरी जिसमें 1 करोड़ लोग मर गए और ब्रिटिश ने फिर भी लगान माफ नहीं किया। ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने देखा कि अगर उनको पैसे बनाना है तो उनको एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम चाहिए रेवेन्यू कलेक्शन का। तब आई एक सिस्टम, परमानेंट सेटलमेंट ऑफ 1793। Under the permanent settlement, the Rajas and Talukdars were recognized as zamindars. कंपनी ने कुछ बड़े बड़े जमींदारों को कहा, तुम हमें फिक्स लगान दो हर साल, चाहे कुछ भी हो। इससे कंपनी को तो श्योरिटी हो गई पैसे मिलने की, लेकिन जमींदारों ने क्या किया? उन्होंने छोटी छोटी जमीनें किसानों को दे दी और खुद पैसे वसूलते रहे। किसानों की हालत और भी खराब हो गई, उनसे ज्यादा पैसा लिया जाता था और अगर फसल बर्बाद हो गई तो उनका सब कुछ चला जाता था। ब्रिटिशर्स सोच रहे थे ये सिस्टम परफेक्ट है, लेकिन ना किसान खुश थे ना जमींदार, और प्रोडक्शन भी कम होने लगा था। जमींदार लगान टाइम पर नहीं दे पाए तो उनकी जमीन जब्त होने लगी। किसानों के पास ना पैसा था ना गारंटी। एग्रीकल्चर इंप्रूव करने के बजाय और गिर गया। अब बंगाल के बाद जब कंपनी ने साउथ इंडिया, स्पेशली मद्रास और बॉम्बे में कंट्रोल लिया, तो उन्होंने नया सिस्टम लाया, रेतवाड़ी सिस्टम। इसका आइडिया दिया था थॉमस मुनरो ने। पर रेतवाड़ी सिस्टम है क्या? इसमें मिडल मैन, जमींदार को हटा दिया जाता था, सीधा किसान, रेत से लगान लिया जाने लगा। ब्रिटिश सोचते थे कि इससे किसान मोटिवेटेड होंगे, लेकिन टैक्स इतना ज्यादा था कि किसान हमेशा गरीब ही रहा। थॉमस मुनरो ने सोचा कि अगर किसान डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होगा तो ज्यादा मेहनत करेगा, लेकिन कंपनी के एक्सपेक्टेशंस अनरियलिस्टिक थे। उन्होंने सोचा कि हर साल प्रोडक्शन बढ़ेगा, लेकिन नेचर पे किसान का कंट्रोल नहीं होता। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट और ड्रामेटिक पार्ट की, इंडिगो कल्टीवेशन। ब्रिटिश को यूरोप में ब्लू डाई चाहिए था, जो बनता था इंडिगो नील से। बिहार और बंगाल में ब्रिटिश ने किसानों को फोर्स किया नील उगाने के लिए। 1859 में बंगाल के किसानों ने इंडिगो कल्टीवेशन के अगेंस्ट रिवोल्ट किया, जिसे कहते हैं नील विरोध या द ब्लू रेबेलियन। किसान बोलने लगे, हम नील नहीं उगाएंगे। जमींदारों और प्लांटर्स के घर जला दिए गए। ब्रिटिश ऑफिशियल्स को भगा दिया गया। वुमेन और विलेज कम्युनिटीज ने भी इस प्रोटेस्ट में बड़ा रोल निभाया। ब्रिटिश ऑफिशियल्स शॉक्ड हो गए। इंडिगो कमीशन बनाया गया, जिसमें डिसाइड हुआ
कोई भी किसान जबरदस्ती नील उगाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। लेकिन इंडिगो कल्टीवेशन बंद नहीं हुआ, बस जगह बदल गई। अब वो साउथ इंडिया की तरफ शिफ्ट हो गया। ब्रिटिश रूल का मेन मकसद था पैसे कमाना। उन्होंने कई सिस्टम बनाए, परमानेंट सेटलमेंट, रेतवाड़ी सिस्टम, इंडिगो कल्टीवेशन। लेकिन इन सब का इम्पैक्ट एक ही था, किसानों की जिंदगी बर्बाद कर दी गई। कंपनी ने रूलिंग शुरू की थी एक ट्रेडर के रूप में, लेकिन खत्म किया एक सुल्तान जैसे। तो ये था चैप्टर 3, रूलिंग द कंट्री साइड, जिसमें हमने देखा कैसे ब्रिटिश ने एक दो सिस्टम बना के भारत के किसानों को अपने रूल का स्लेव बना दिया। लेकिन इन्हीं स्ट्रगल्स ने फ्यूचर में हमें आजादी के लिए लड़ना सिखाया। अगर आपको ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।